वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 9वीं भूगोल। बाह्य प्रक्रिया 2 भाग 2। यह प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है, फिजिकल ज्योग्राफी। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भागों में निरंतर हलचल होती रहती है और इस हलचल के कारण बहुत सारे परिवर्तन भूपृष्ठ पर होते हैं। इसमें अनेक परिवर्तनों के बारे में हमने जानकारी पिछले पाठों में प्राप्त की है। इस पाठ में हम अपक्षय और क्षरण, इनके द्वारा होने वाले भूरूपों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अपक्षय के बारे में हमने पाठ 3 में अध्ययन किया था, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। बाह्य प्रक्रिया, इस पाठ में हम अब क्षरण से संबंधित भूरूपों में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में मंद और द्रुत भू हलचलें होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की चट्टानों की निर्मित होती है। इनका स्वरूप स्थायी नहीं होता। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भी कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिनके कारण इन चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। हिमानी के कार्य एवं भूरूप या हिमनद। खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी कहते हैं। यदि हम एक वाक्य में हिमनद या हिमानी की परिभाषा देना चाहें तो इसे स्पष्ट रूप में इस तरह से कह सकते हैं। जहां हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है। ऐसे पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर हिमपात बड़ी मात्रा में होता है। हिमपात मतलब बर्फ का गिरना। हिम बर्फ को कहते हैं, पात मतलब गिरना, पतन, पात गिरना। हिमपात बर्फ का गिरना। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बर्फ अधिक मात्रा में गिरती है, जितनी मात्रा में बर्फ धरती पर गिरती है उसमें से कुछ जो बर्फ है या हिम है उसका क्षय हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारा हिम जो है वो बड़ी मात्रा में बच जाता है और वर्ष दर वर्ष हिम की परत दर परत जमती जाती है।
और इस जब ये हिम का एकत्रीकरण हो जाता है, परत का एकत्रीकरण होने लगता है, तो जो सबसे निचली परत होती है, सबसे नीचे की परत होती है, उसके ऊपर काफी दबाव पड़ने लगता है और इस दबाव के कारण वह जो है सघन हिम यानी कठोर बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है और यही सघन हिम राशि अपने भार के कारण ढालों पर प्रवाहित होने लगती है और इसी प्रवाहित होती हुई खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पर हम हिम नद के अलग अलग रूप देख सकते हैं ग्लेशियर के। अब आपको देख रहे हैं कि ये नदी है और इसमें ये बहता हुआ ग्लेशियर, ये देखो खूब बड़े बड़े ग्लेशियर, कितने बड़े बड़े पहाड़ों जैसे ग्लेशियर हैं। ये अंटार्कटिका प्रदेश में पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं। इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप और वहां पर साल भर तापमान एकदम बहुत ही कम रहता है और वहां पर इस तरह के हमें बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं और ये ग्लेशियर स्थिर नहीं होते हैं, ये बहते रहते हैं। हालांकि इनके बहने की गति बहुत ही कम होती है लेकिन ये सतत प्रवाहमान रहते हैं। हिमानी या हिम नद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं जो अपने भार के कारण पर्वत नदी की तरह हिमानी भी अपक्षरण, वहन और निक्षेपण करती है। अभी हमने जिस तरह से नदी का निक्षेपण कार्य देखा था, वहन कार्य देखा था, उसी तरह से यह ग्लेशियर या हिमानी भी निक्षेपण, वहन और अपक्षरण का कार्य करती है। गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, नदी की स्पीड ज्यादा होती है तो उसका जो क्षरण है वो अधिक मात्रा में होता है। लेकिन और हमको लगेगा ग्लेशियर तो ये बहुत धीरे धीरे बह रहा है तो ये कैसे क्षरण करेगा, लेकिन बर्फ जो है उसका घनत्व अधिक होता है तो उसकी वजह से उसका वजन ज्यादा होता है, भार ज्यादा होता है। तो जब ये ग्लेशियर बहते हैं तो अपने तल पर, ये तल मतलब नीचे वाला हिस्सा जो है, ये तल पर और कगार यानी किनारों पर ये क्षरण का कार्य, कटाव का काम अधिक मात्रा में करते हैं। अलग अलग प्रकार के भूरूप जो हिमानी द्वारा या ग्लेशियर द्वारा बनते हैं उसमें एक है मेष शिला, शीप बैक्स, यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली, शुककूट, अरे, हिमगह्वर, सर, गिरिशृंग या हॉर्न्स एंड हैंगिंग वैली दैट इज लंबित घाटी, जिसे एक्चुअली हम इसे झूलती हुई घाटी हमें कहना चाहिए, लटकती हुई घाटी भी हम कह सकते हैं। हिमानी के क्षरण कार्य से निर्मित भूरूप। ये है गिरिशृंग, श्रृंग कहते हैं सींग को। तो जिस तरह से किसी जानवर की सींग रहती है जो ऊपर की तरफ रहती है, वैसे ही ये पहाड़ों का सकरा सा रूप जो ऊपर की तरफ है चोटी पे, तो इसे हम गिरिशृंग कहते हैं। दूसरा है हिमगह्वर, ये हम देख रहे हैं, ये जो पूरा खड्डा जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा, तो इसका आकार जो है ना वो आराम कुर्सी के जैसा होता है। यदि आप आराम कुर्सी आपने देखी होगी तो उसी तरह से ये दिखता है, यानी ये जो बीच में है जो ये अंदर की तरफ खोल है, थोड़ा सा गहरा है हिमगह्वर। ये है मेष शिला, दिस इज हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य। हिमानी बहते समय अपने साथ कांप की मिट्टी बहाकर लाती है, इस मिट्टी को हिमोड़ कहते हैं। जैसे हमने नदी के साथ जो मिट्टी बह के आती है तो उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ पे जब ग्लेशियर जब बहते हैं तो अपने साथ जो मिट्टी बहा कर ले आते हैं तो उसे हम हिमोड़ कहते हैं। हिमानी और हिमोड़। हिमोड़ के संचय स्थानानुसार हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। अब ये हिमोड़ कैसे इकट्ठा होते हैं, कैसे कहीं पर रुकते हैं, उनके
के अनुसार इनके 4 प्रकार हैं: भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़। अब हम देखेंगे हिम नदी के निक्षेपण प्रक्रिया से कौन कौन से भूरूप बनते हैं। तो निक्षेपण से बनते हैं ड्रमलिन्स या हिमोड़ गिरी जिसे कहते हैं। दूसरा है एस्कर या हिमोड़ कटक। अब यह हिमोड़ कटक क्या है? हिमानी के पिघलने पर उसके जलोढ़ निक्षेपों, विशेषकर बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि के निक्षेपण से लंबे, सकरे, लहरदार एवं किनारे तीव्र ढाल वाले टीलों को हिमोड़ कटक या एस्कर कहते हैं। एस्कर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हिमोड़ कटक। ये कैसे बनते हैं? जब हिमानी आगे खिसकती है या ग्लेशियर आगे खिसकता है या ग्लेशियर पिघलता है, तो ग्लेशियर में भी तो रेत कंकड़ के पत्थर के टुकड़े रहते हैं। ये सब वहां पर जमा हो जाते हैं और उनके जमा होने से लंबे, सकरे और तेज धार वाले, तेज ढलान वाले टीले बन जाते हैं और इन्हीं टीलों को हम कहते हैं हिमोड़ कटक या एस्कर। आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये हिम नदी, ये जो है नदी जो है आपको छोटी सी नदी दिखाई दे रही है और उसके बीच में ये तीव्र ढाल वाले कटक दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम एस्कर या हिमोड़ कटक कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पहाड़ी इलाका और उसमें बहती हुई नदी और ये बीच में बने हुए टीले, इन टीलों को अंग्रेजी में एस्कर और हिंदी में हिमोड़ कटक कहा जाता है। हिमोड़ कटक अब कैसे बनते हैं देखो। ग्रीष्म ऋतु में हिम नद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्र से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिम नद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जल धारा अपने साथ बड़े गोल पत्थर, चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिम नद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। जब गर्मी के मौसम आता है, गर्मी की ऋतु, तो ये ग्लेशियर जो है थोड़ा पिघलते हैं। तो उनके पिघलने से क्या होता है कि जो उनका ऊपर का जो पानी है, जो पिघला हुआ पानी है, वो हिम तल के ऊपर से प्रवाहित होता है, बहते रहता है अथवा उसके किनारों से पानी रिसता है या बर्फ जो है वो उसमें जैसे स्पंज में आपने देखा होगा छिद्र होते हैं, वैसे ही बर्फ में भी छिद्र होते हैं। तो उन बर्फ के छिद्रों से वो पानी जो है नीचे की ओर चला जाता है और यह जल हिम नद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। तो ऊपर से तो बर्फ जमी होती है और बर्फ के नीचे से वो पानी एक नदी की धारा के रूप में बहते रहता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। ये आपने किसी फिल्म में इस तरह के दृश्य आपने कभी देखे होंगे या ज्योग्राफिक चैनल कभी आप देखो तो उसमें भी इस तरह की चीजें आपको देखने मिल जाती हैं। तो यह जल धारा जो है अपने साथ बड़े बड़े गोल पत्थर यानी गोलाश्म, चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबे बहाकर ले आती है और जो हिम नद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। और ये बर्फ जब पिघलने लगती है तो पिघलने के बाद एक टेढ़ा मेढ़ा वक्राकार कटक के रूप में ये मिलते हैं, जिन्हें हम हिमोड़ कटक कहते हैं। हिमोड़ के द्वारा बनाई हुई तीव्र स्थिति जिसे हिमोड़ कटक या एस्कर कहा जाता है। इस चित्र में यदि हम देखें ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी इस चित्र के माध्यम से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी जमीन का स्तर है। ऊपर जमीन के ऊपर ये पहाड़, तो ये लंबित घाटी या हैंगिंग वैली, ये यू आकार की घाटी, यू शेप वैली, हिम गह्वर, हिमोड़ कटक, गिरिशृंग, तीक्ष्ण कटक। तो इस तरह से ये पहाड़ी क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में,
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। यह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा हवा में लहराता हुआ। अब हम पवन के कार्य एवं भू रूपों की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी पवन के क्षरण, वहन, निक्षेपण द्वारा बनने वाले भू रूपों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सब जानते हैं गतिशील हवा को पवन कहते हैं, और पवन जो है गैस रूपी बाह्य कारक है। कारक है मतलब माध्यम है, और पवन को हम देख नहीं सकते हैं, यह गैस रूप में होता है। पवन इस कारक के द्वारा कौन कौन से कार्य देखने हैं हमें? निक्षेपण, वहन और क्षरण, यह 3 कार्य हैं जो पवन के माध्यम से होते हैं, और इन माध्यमों के द्वारा अनेक भूरूपों का निर्माण होता है। और ये सारे कार्य मुख्यतया मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक मात्रा में होता है, जिससे यहाँ चट्टानों का चूरा एवं रेत अधिक प्रमाण में फैली होती है, अधिक मात्रा में फैली होती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है, वर्षा कम है, तो वहाँ जंगल ज्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं जंगल। तो वहाँ पर हवा में कोई रुकावट नहीं आती, हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, और जिससे चट्टानों का चूरा और जो रेत है उसके वहन में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में ज्यादा बाधाएं नहीं होती। पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है, और ये रेत के कण पवन के साथ साथ बहुत दूर तक बह जाते हैं। ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ जान लेंगे। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हम कोई भी विषय पढ़ें, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है भाषा। हम भूगोल पढ़ें या इतिहास पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें या कोई अन्य विषय पढ़ें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसमें भाषा। यदि हम भाषा जानते हैं, उन शब्दों के अर्थ जानते हैं, तो हमें उस विषय को समझना आसान हो जाता है। अब जैसे इसमें निक्षेपण शब्द आया है, अब देखा जाए तो अपने आप में यह शब्द हम ज्यादा प्रयोग में नहीं लाते हैं, ये हमारी बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं है, भौगोलिक शब्दावली है। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? यदि हमें इसका अर्थ अच्छी तरह से पता हो, तो हमें इस शब्द को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समझने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। निक्षेपण यह एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है कोई चीज चलाना, डालना, छोड़ना या फेंक देना। दूसरा अर्थ होता है बैंक आदि में रुपया जमा करना। कई बार आपने बैंक में हम जाते हैं, तो वहाँ जहाँ हिंदी में कई शब्द लिखे होते हैं, तो जहाँ चेक डिपॉजिट किया जाता है या कैश डिपॉजिट हम करते हैं, जमा करते हैं, वहाँ निक्षेपण लिखा होता है। अमानत या धरोहर के रूप में कोई वस्तु किसी के पास रखना। इनफैक्ट हम संक्षेप में देखें तो निक्षेपण का अर्थ यहाँ जो हमारे भूगोल के संदर्भ में आ रहा है, उसका अर्थ है किसी चीज को जमा करना, डिपॉजिशन इंग्लिश में हम कहते हैं। और दूसरा शब्द आया है वहन करना। आसान शब्द है, इसको कई बार हम बोलचाल में उपयोग भी करते हैं इस शब्द का। इसका शब्द अर्थ होता है भार ढोना या निर्वाह करना। और तीसरा एक शब्द आया है अपक्षरण। अपक्षरण का अर्थ होता है मिट्टी आदि का टूट कर गिरना या अलग होना। मिट्टी का कट कर, घिस कर या रिस कर किसी वस्तु आदि के धीरे धीरे क्षीण होने की क्रिया। अपक्षरण एक दिन में नहीं होता कि एक दिन में कोई चीज काट दिया, हमने मिट्टी का ढेला लिया, उसको काट दिया चाकू से, तलवार से या हाथ के भार से तोड़ दिया, तो वो अपक्षरण नहीं होता। अपक्षरण का अर्थ है, मूल अर्थ क्या है कि कट कर, घिस कर या रिस कर किसी वस्तु आदि के धीरे 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 उसको क्षीण होते जाता है, कमजोर होते जाता है, उसे कहते हैं अपक्षरण। तो निक्षेपण जमा करना, वहन करना यानी ढोना, अपक्षरण किसी वस्तु के धीरे धीरे क्षीण होने की क्रिया।
पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ बहा ले जाते हैं। पवन मार्ग में आने वाली चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है और इनसे कुछ विशिष्ट भूरूप तैयार होते हैं। भूक्षत्र चट्टान, अपक्षरण गड्ढे और यारदांग। भूक्षत्र चट्टान, जिसे हम मशरूम रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, अपक्षरण गड्ढे, डिफ्लेशन हॉलोज एंड यारदांग, ये सभी पवन के क्षरण कार्य से निर्मित भूरूप हैं। मशरूम रॉक्स, आप देख रहे हो इन्हें, मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, इसी तरह का होता है, तो उसके आकार की वजह से इसे हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। अपक्षरण गड्ढे, डिफ्लेशन हॉलोज। अपर्दन के लिए हवा एक प्रभावशाली माध्यम है। हवा द्वारा अपर्दन से बना लंबवत खोखला गड्ढा अपक्षरण गड्ढा या वातवर्त कहलाता है। सामान्यतया वातवर्त छोटे होते हैं, लेकिन इनका व्यास कई किलोमीटर तक हो सकता है। प्रायः वातवर्त वनस्पति विहीन होते हैं। ये वातवर्त या अपक्षरण गड्ढे रेगिस्तानी मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं। यारदांग, यह भी एक भूस्थलाकृति है जो पवन के निक्षेपण कार्य के द्वारा बनती है। कड़ी और मुलायम चट्टानों की परतें जब पवन के प्रवाह की दिशा में होती हैं, तो कड़ी चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का कटाव अधिक होता है तथा वहां नाली नुमा स्थलाकृति बन जाती है। इसे ही यारदांग कहा जाता है। जैसा कि हम आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पर जब हवा बहुत तेजी से बहती है, क्योंकि ये सूखा मरुस्थलीय इलाका है, तो जब यहाँ हवा तेजी से बहती है तो जो चट्टानें अपेक्षाकृत नरम होती हैं, उनका कटाव अधिक तेजी से होता है और उन चट्टानों की आकृति एक नाली के जैसी बन जाती है और इसे ही यारदांग कहा जाता है। जब ऊपर से यदि हम देखें, एरियल व्यू के द्वारा या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखें, तो यह जो चट्टानें हैं, ये नाव के पतवार जैसी दिखाई देती है। ये जो आकृति है, ये नाव के पतवार जैसी दिखाई देती है। यह यारदांग कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप में, यारदांग तुर्की भाषा का शब्द है। टर्की जो देश है, वहां की भाषा तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खड़ा किनारा, एकदम खड़ी कटाव वाला किनारा। रेगिस्तान में यारदांग तेज हवाओं के कारण अनियमित रूप से तराशे हुए चट्टानी पहाड़ियों के शिखर होते हैं। ये चट्टानी जो पहाड़ियां हैं, इनको लगातार हवा का दबाव पड़ता है और उसकी वजह से तेज हवाओं के कारण ये जो चट्टानें ये छींच जाती हैं और लंबे समय के बाद, लंबा समय मतलब ये 1-2 दिन का समय नहीं होता है, ये हजारों साल का समय होता है, लाखों साल की समय सीमा होती है और इतने लंबे समय में ये चट्टानें धीरे 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 एकदम धारदार हो जाती हैं। इनका ऊपरी किनारा जो है एकदम खड़ा किनारा एकदम धारदार तेज हो जाता है। यह एक प्रकार की चट्टानों के तेज हवाओं से उत्पन्न क्षरण की क्रिया है और जैसा मैंने बताया, इन्हें निर्मित होने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। मैंने कहा ना, यह 1-2 साल की बात नहीं, हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद यह यारदांग जो है तैयार होते हैं। यह हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। पवन का निक्षेपण कार्य। पवन के साथ बहने वाले रेत कण अलग अलग आकारों के होते हैं। उनमें से सूक्ष्म कण बहुत दूर तक बह जाते हैं और उनकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहते हैं।
मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। निक्षेपण का अर्थ हम जानते हैं डिपोजिशन या जमाव होता है। इस कारण कुछ विशिष्ट भूरूपों की निर्मित होती है। अब कौन कौन से भूरूप हैं? रेत के टीले या सैंड ड्यून्स, बरखान, बारचांस, सैफ, ऊर्मी चिन्ह या रिपल मार्क्स, लोएस मैदान, लोएस प्लेन्स। यह पवन के निक्षेपण कार्य से निर्मित होने वाले कुछ भूरूप हैं। रेत के टीले, जैसा कि नाम सही है कि रेत है, इसमें बालू है, तो यह अधिकांश ये सब मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में आकर्षक दिखने वाले रेत के टीले या ड्यून्स एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। यह रेत से बनी पहाड़ी के समान होते हैं जो हवाओं से उत्पन्न बल से बनते हैं। हवाओं का जब फोर्स लगता है, बल लगता है इन चट्टानों पर, तो यह रेत के टीले बनते हैं। रेतीले टीले बनने की सबसे सरल प्रक्रिया के अंतर्गत तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई रेत वायु के प्रवाह की दिशा में फैलती हुई किसी चट्टान, छोटी पहाड़ी या झाड़ी में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। रेतीले टीलों का निर्माण हवा के प्रचंड वेग द्वारा जमा अवसाद से भी होता है। अवसाद मतलब जो हवा के बहाव के द्वारा जो चीजें लेकर आई जाती हैं, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी जो हवा के साथ बह के आती हैं, उनका वो इकट्ठा होते हैं और धीरे 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 इकट्ठा होते होते ये टीले के रूप में एक आकार ले लेती हैं। बरखान, बरखान स्तूप या बरखान स्तूप एक प्रकार के बालू का स्तूप है, यानी बालू के टीले या रेती के टीले ही हैं। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और ये अक्सर समूह में पाए जाते हैं। ये अकेले दुकेले नहीं होते, ग्रुप में ही होते हैं। और ये ऐसे रेगिस्तानों में बनते हैं जहां पवन वर्ष भर एक ही दिशा से बहती है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है जिसके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीली सींग जैसी आकृति बनी होती है। हम देख रहे हैं ये इसका जो ये बरखान है, इसका दो हिस्सा देखें तो एकदम नुकीले, जैसे जानवर की सींग होती है बैल वगैरह की, वैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो इसके छोर, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस तरह से। और आप देख रहे हो कि इनकी आकृति जो है ये अर्धचंद्राकार है, जैसे आधा चांद दिखाई देता है आसमान में, उसी तरह से ये उसी आकार में ये बालू के टीले हमें दिखाई देते हैं और इन बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। सेफ, पवन की दिशा में परिवर्तन होने से मान लो बरखान की एक भुजा कट जाए। अभी हमने बरखान देखे तो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार में होते हैं। अब मान लो हवा की दिशा बदल जाए और बरखान की एक साइड जो है, एक भुजा जो कट जाए, यानी एक बाजू उसका हट जाए तब, और एक ही भुजा बची रह जाए, तो जो आकृति बनेगी उसे हम सेफ या सैफ कहते हैं। और आप यहाँ देख रहे हो ये काफी लंबी होती है आकृति। ये लॉन्ग नैरो सैंड ड्यून, यानी ये भी एक प्रकार का बालू का टीला ही है। बालू के टीले के अलग अलग प्रकार हैं ये सब। A long narrow sand dune or chain of dunes extending in a direction parallel to that of the wind responsible for its construction. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी लंबी ये होती हैं। ऊर्मी चिन्ह या रिपल मार्क, बालू का स्तूपों के ऊपर लहरदार बालू चिन्ह। जो रेत के टीले होते हैं उनके ऊपर इस तरह से लहरदार ये चिन्ह बनते हैं, इन्हें ही हम ऊर्मी चिन्ह कहते हैं। लोएस मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र के बाहरी इलाके में हवा द्वारा लाए गए बहुत पतले मृदा कणों के जमाव के कारण व्यापक रूप से बनते हैं। लोएस मैदान ये भी हवा के निक्षेपण द्वारा बनते हैं। तो रेगिस्तान के बाहरी इलाकों में हवा के द्वारा ये लाए जाते हैं और बालू से भी महीन मृदा कण होते हैं ये,
और ये इनके जमाव के कारण बड़े रूप में इनका जमाव होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में इनका जमाव होता है और इस तरह से लोएस मैदान की निर्मित होती है। लोएस की ये जो मिट्टी जो जमा होती है एकदम बालू से या रेत से भी महीन मृदा कण की जब पानी मिल जाता है तो यह मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। लोएस मिट्टी दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। लोएस के सबसे व्यापक जमाव उत्तरी चीन में पाए जाते हैं, जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाए गए। लोएस की मिट्टी रेत से भी महीन होती है और मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है और इस उपजाऊ भूमि में खेती बहुत अच्छी तरह से की जाती है, जो कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो सबसे पहला जो काम उसने किया था वो था कृषि का क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में ही उसने काम किया था मनुष्य ने और उसने अपनी जीविका ढूंढी थी इसी से। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है लोएस मिट्टी। और ये लोएस मैदान जब बनते हैं तो यह बहुत ही मनुष्य को आगे जीने के लिए एक संबल मिलता है। कृषि जो है ये मानव जीवन का आधार है। कितना भी उद्योग धंधे हम लगा लें, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर लें, लेकिन जब खाने के लिए हमें रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चाहे हम मैगी खाएं, चाहे हम पास्ता खाएं, चाहे पिज्ज़ा खाएं, चाहे वड़ा पाव खाएं, चाहे दाल रोटी खाएं, कुछ भी हमें भोजन करना है वो हमें खेती से ही मिल सकता है। तो खेती या कृषि जो है ये मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और लोएस की मिट्टी जो होती है उस मिट्टी से जो मैदान बनते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं और वो खेती के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। और हम ये लोएस का सबसे बड़ा मैदान हम देखते हैं चीन में, और यहाँ पर जो हम देखते हैं लोएस के सबसे व्यापक जमावड़ा जो है उत्तरी चीन में मिलता है। और ये जमावड़ा कैसे हुआ है? गोबी के मरुस्थल से जो महीन बालू उड़ाकर लाई गई है हवा के द्वारा, वो यहाँ पर कई 100 मीटर तक मोटी परत के रूप में जमी हुई है और इसकी वजह से ये क्षेत्र जो है चीन का सबसे उपजाऊ इलाका है। हम यहाँ मानचित्र में देखेंगे, ये है गोबी का मरुस्थल और ये है लोएस का पठार, लोएस का मैदान। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये गोबी मरुस्थल और ये लोएस प्लेटो या लोएस का पठार, लोएस का मैदान। तो ये जो यहाँ लोएस मिट्टी है इसकी वजह से यह इलाका चीन का सर्वाधिक उपजाऊ इलाका है और चीन की खाद्य पदार्थों की आवश्यकता जो है, जो उसके लिए अन्न की आवश्यकता है, वो उसकी अधिकांश पूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया। इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार-बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।